चले तो सभी लोग आगे आगे ना सब लोग। चलो, तो ये आपका कौन सा पेपर है? 66, प्रैक्टिस सेट संख्या 66। ठीक है, चलो तो हर पेपर की भांति आज फिर से हम क्या करते हैं, 66 सेट का उत्तराखंड वाला सॉल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है यानी कि प्रश्न संख्या 21, और प्रश्न संख्या 21 है 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में उत्तराखंड ने कुल कितने मेडल जीते? तो किया आपने ये प्रश्न, है ना? कितने मेडल जीते उत्तराखंड ने? तो उत्तराखंड ने कुल 11 मेडल जीते हैं। कितने मेडल जीते हैं? 11 मेडल जीते, है ना? सरकार जो है पिछले कुछ सालों से खेलो इंडिया यूथ गेम्स करा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग राज्य से जो खेलों में उभरती है ना, जो टैलेंट है, उस टैलेंट को आगे लाना, ताकि हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे क्या करें और बेहतरीन तरीके से क्या करें, परफॉर्म करें। ठीक है, इसलिए आजकल कई सारे गेम्स हो रहे हैं, यूथ गेम्स हो रहे हैं, खेलो इंडिया, है ना, पैरा गेम्स, कई सारे गेम्स सरकार करवा रही है। तो उत्तराखंड ने इस बार जो है कितने पदक जीते हैं? 11 पदक जीते। इन 11 पदक में से इसने जो स्वर्ण पदक जीते, ठीक है, गोल्ड कितने जीते हैं? तो गोल्ड जीते हैं कितने? 3। गोल्ड कितने जीते हैं? 3। वहीं अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर कितना जीता है? 1। और आपका जो ब्रॉन्ज होता है ना, ब्रॉन्ज कितने जीते हैं? तो ब्रॉन्ज जीते हैं आपके 7 हो जाएंगे। तो 7, 3, 10 और आपका 1, 11 हो जाएगा। तो उत्तराखंड ने कुल कितने पदक जीते? 11 पदक जीते हैं। याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इस बार का जो खेलो इंडिया गेम्स है, इसका आयोजन जो है बिहार और कहां पे करवाया गया? दिल्ली में। ठीक है, बिहार और दिल्ली के कुछ स्टेडियमों में जो है इस गेम्स को आयोजित किया गया। अब जैसे क्योंकि ये भी राष्ट्रीय लेवल का गेम्स है, तो पहला नंबर किसका आया ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले नंबर की बात करें तो पहला नंबर जो आया वो किसका आया? महाराष्ट्र का आया। ठीक है, महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र ने खेलो इंडिया में जो कुल स्वर्ण पदक जीते हैं वो कितने जीते हैं? 58। ठीक है, स्वर्ण पदक कितने जीते? 58। वहीं सिल्वर की बात करें तो सिल्वर जीते हैं 47 और रजत जीते हैं कितने? 53। ठीक है, रजत नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? रजत तो सिल्वर को बोलते हैं ना। और तीसरा ब्रॉन्ज को क्या बोलते हैं? कांस्य बोलते हैं ना। तो कांस्य जीते हैं कितने? 53। यानी कि महाराष्ट्र ने कुल मिलाकर के कुल कितने पदक जीते हैं? 158 पदक जीते हैं। कितने? 158। तो 158 पदक के साथ महाराष्ट्र जो है पहले नंबर पे रहा। वहीं दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर पे कौन सा रहा? हरियाणा। ठीक है, दूसरे नंबर पे हरियाणा रहा। और हरियाणा ने कुल जो स्वर्ण जीते हैं, हरियाणा ने कितने जीते? 39। ठीक है, बाकी देखो सारे पदक आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आएगा भी तो महाराष्ट्र का ही आएगा, 58, 47, 53 और टोटल 158। अगर हरियाणा का आ जाता है तो केवल आप स्वर्ण याद रखना और दूसरा टोटल पदक याद रखोगे, है ना। तो टोटल पदक कितने जीते? 117 जीते। और तीसरे नंबर पे कौन रहा? तो तीसरे नंबर पे हमारा रहा कौन? बताओ, तीसरे नंबर पे कौन रहा? राजस्थान। और राजस्थान ने कुल जो स्वर्ण पदक जीते हैं वो कितने जीते हैं? तो ये जीते इसने 24। कितने जीते हैं? 24। तो राजस्थान ने 24 जीते और वहीं कुल की बात करें तो ये 60 जीते। तो पहला, दूसरा और तीसरे नंबर पे कौन रहा? तो पहले नंबर पे आपका महाराष्ट्र रहा, दूसरे नंबर पे हरियाणा रहा और तीसरे नंबर पे राजस्थान रहा। टोटल पदकों की बात करें तो 158, 117 और 60 हो जाएगा। वहीं अपने उत्तराखंड की बात करें तो गोल्ड 3, सिल्वर 1 और ब्रॉन्ज 7 के साथ टोटल कितने पदक हो जाएंगे? 11 पदक हो जाएंगे। अभी हाल में ही हमने 38वें राष्ट्रीय गेम्स के बारे में भी डिस्कस किया था। 38वें राष्ट्रीय गेम्स की बात करें तो उत्तराखंड ने कुल कितने पदक जीते? 38वें राष्ट्रीय खेल, 38वां जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, 38वां राष्ट्रीय खेल यानी नेशनल गेम्स। तो 38वें राष्ट्रीय खेल में अभी पिछले ही प्रैक्टिस सेट में हमने ये डिस्कस किया था, है ना। 38वें राष्ट्रीय खेल में हमने कुल जो है 103 पदक जीते थे। कितने? 103 पदक जीते थे। इन 103 पदक में से जो गोल्ड थे, गोल्ड कितने थे? 24। वहीं सिल्वर की बात करें तो सिल्वर कितने थे? 35, 35। और वहीं अगर ब्रॉन्ज की बात करें तो ब्रॉन्ज कितने थे? 44। तो गिनो हो रहे 103, 4, 5, 9, 9, 4, 13। ठीक है, तो 24 गोल्ड, 35 सिल्वर और आपका ये कितना हो जाएगा? ब्रॉन्ज 44।
के साथ उत्तराखंड ने कुल 103 पदक जीते। और वहीं अगर पदक तालिका में बात करें तो उत्तराखंड कौन से नंबर पे राष्ट्रीय गेम्स में? 7वें नंबर पे रहा। ठीक है, कौन से नंबर पे रहा? 7वें नंबर पे रहा। इतनी बात क्लियर है। और वहीं अगर पहले नंबर की बात करें तो कौन आता है? SSCB, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पे हरियाणा। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, राज्य में अंतरराष्ट्रीय संसदीय अध्ययन, शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ विकसित किया जाएगा? तो ध्यान रखना, ये चमोली के भराड़ीसैंण में जो है अंतरराष्ट्रीय संसदीय अध्ययन शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जाएगी। अंतरराष्ट्रीय संसदीय अध्ययन का मतलब है कि जो हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम चलती है, उस पार्लियामेंट्री सिस्टम में, उस संसदीय व्यवस्था में हम और क्या क्या हम रिसर्च कर सकते हैं, क्या क्या और नवाचार ला सकते हैं, और क्या प्रक्रियाएं चेंज की जा सकती है ना, किस तरीके से संसदीय व्यवस्थाओं को और बेहतरीन बनाया जा सकता है, इसके लिए जो है क्या बनाया जाएगा? ये प्रशिक्षण संस्थान बनाया जाएगा। क्लियर है इतनी बात? तो ये कहां पे बनाया जाएगा? भराड़ीसैंण। भराड़ीसैंण इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि भराड़ीसैंण में हमारी क्या है? राज्य की द्वितीय विधानसभा है। जो हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो कहां पर है? गैरसैंण की भराड़ीसैंण में ही। जो एक्चुअल जो विधानसभा है वो कहां पर है? भराड़ीसैंण में। ठीक, अगला पॉइंट, अगला प्रश्न, हाल ही में तीसरा इंद्रमणि बडौनी सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया जाना प्रस्तावित है? तो किसे? विजय जरधारी। तो ध्यान रखना, विजय जरधारी को क्या दिया गया? इस साल का इंद्रमणि बडौनी सम्मान दिया गया। इंद्रमणि बडौनी एक महत्वपूर्ण कलाकार के साथ साथ ये उत्तराखंड के क्या थे? राज्य आंदोलनकारी भी थे, है ना? कौन थे? राज्य आंदोलनकारी थे। कौन? इंद्रमणि बडौनी, राज्य आंदोलनकारी। इसके अलावा इन्होंने जो है खूब सारे रंगमंचों पे भी क्या किया है? अपनी कला की प्रस्तुति दी है। ठीक है, चलो जी। अब जो है इन्हीं के सम्मान में, इंद्रमणि बडौनी के सम्मान में ही सरकार ने एक पुरस्कार शुरू किया है जिसका नाम है इंद्रमणि बडौनी सम्मान 2025। जनरली जो ये उत्तराखंड की लोक परंपरा वगैरह है ना, ये कला, लोक परंपरा या जो भी चीजें हैं, इनके बारे में, प्रकृति, कई सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। तो इसमें क्या दिया जाता है? सम्मान दिया जाता है। और इस साल जो है विजय जरधारी को दिया गया। विजय जरधारी के बारे में कई बार पढ़ चुके हैं। तो किस चीज के प्रेरणा था? ये कौन सा आंदोलन था? विजय जरधारी बीज बचाओ आंदोलन। ठीक है, तो बीज बचाओ आंदोलन, तो ये बीज बचाओ आंदोलन की क्या थी? प्रेरणा थी। ठीक है, इनका मानना है कि हमें हमारी जो पहाड़ी, ठीक है, या उत्तराखंड हिमालयी क्षेत्र के जो बीज हैं, बीज का मतलब जैसे धान हो गया, है ना, मंडवा हो गया, उनकी जो अलग अलग टाइप की प्रजाति है, इन बीज को हमें बचा के रखना होगा। ठीक है, अब आप सोचेंगे बचा के तो कहाँ बचा के रखते हैं? आजकल जिन बीजों का हम प्रयोग कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं नई नई प्रयोगशालाओं से आ रही है ना। सरकार जो है नए प्रकार के ऐसे बीज जो उत्पादन खूब सारा देते हैं, ऐसे बीज ला रही है सरकार, ला रही है ना। ठीक है, आपने देखा होगा, मिलते हैं कई योजनाओं के थ्रू। अब ऐसे में क्या हो रहा है कि जो हमारे पारंपरिक बीज थे, यानी जो पहले से जो व्यवस्था, वही बीज आपने बोया, कुछ हुआ, फिर कुछ खाया, उसमें कुछ बीज फिर से बोया, जो एक्चुअल बीज था वो बीज कहीं ना कहीं क्या हो रहा है? धीरे धीरे खत्म हो रहा है। और अगर ये खत्म हो जाएगा तो समझ लो ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में क्या हो जाएगी? समस्या हो जाएगी। क्योंकि जो मूल बीज होता है वो बड़ा पौष्टिक वाला होता है। जो एक्चुअल में जो कोदा है, जो एक्चुअल धान था, धान ना पहले लाल धान हुआ करता था, है ना, तो बहुत ज्यादा क्या होता है? पौष्टिक होता है। अगर ये बीज धीरे धीरे इस तरीके से हम बाहर वाले बीजों का ही प्रयोग करते रहेंगे तो धीरे धीरे ये बीज क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। तो इसलिए इन्होंने एक आंदोलन चलाया था, बीज बचाओ आंदोलन। ठीक, तो ध्यान रखना इस साल का विजय जरधारी को दिया जा रहा है। अगला प्रश्न आ जाओ, उत्तराखंड के राज्य वृक्ष बुरांस के विषय में सत्य कथन को आपको चुनाव करना है। तो देखो, उत्तराखंड का जो राज्य वृक्ष बुरांस है, बुरांस के बारे में हम कई बार चर्चा कर चुके हैं और अब तो मुझे लगता है कि शायद मुझे बताने की भी आवश्यकता नहीं होगी, है ना, ऐसा लगता है मुझे। बाकी तो देखता हूं मैं आपसे पूछ करके, है ना। हाँ, ठीक है, तो उत्तराखंड के राज्य वृक्ष बुरांस की बात करें तो पहली बात तो ये बताओ कि ये कितनी हाइट पे मिलता है? लगभग कितनी हाइट पे मिलता है? पहला ही नहीं पता है ना। 1500 से लेकर के 4000 मीटर की ऊंचाई तक आपको
बुरांस का वृक्ष देखने को मिल जाएगा, है ना। 4000 से ऊपर क्यों नहीं मिलता है? उसके बाद क्या हो गया है? 4000 से ऊपर क्यों नहीं मिलता है? हाँ, अरे हाँ, बताओ बताओ। हाँ बताओ, 4000 के ऊपर क्या हो जाता है भाई ऐसा? अरे 4000 के ऊपर पेड़ होते ही नहीं, बर्फ की बर्फ होती है तो पेड़ उगने की जलवायु है ही नहीं वहां, है ना। साल भर जब क्या होगी, बर्फ की होगी, तो पेड़ कैसे उगेगा वहां? सिंपल सी बात है। ठीक है, तो 1500 से लेकर के 4000 मीटर की ऊंचाई तक आपको जो है कौन सा वृक्ष, बुरांस का वृक्ष देखने को मिल जाता है। इसके अलावा बात करें तो कई बार बता चुका हूं कि इसका साइंटिफिक नाम क्या है? रोडो रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम, अर्बोरियम, रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम इसका साइंटिफिक नाम हो जाएगा। और अगर मैं आपसे पूछूं कि किस कुल का पौधा है, किस कुल का पौधा है, तो ये है एरिकेसी, एरिकेसी कुल का क्या है? पौधा है। एरिकेसी कुल का क्या है? पौधा है। ठीक है, बाकी कुछ बातें देखो इधर भी लिखिए। यह एक सदाबहार वृक्ष है, क्या बात सही है? क्या यह एक सदाबहार वृक्ष है? नहीं है। अरे सदाबहार वृक्ष ही है ये, ठीक है। इस पे साल भर क्या होते पत्ते। अभी इसका ये मतलब नहीं कि पत्ते झड़ते नहीं, मतलब एक साथ अपनी पत्तियां नहीं गिराते। पतझड़ का मतलब ये नहीं होते कि क्या बोलते हैं क्या वो सदाबहार का मतलब ये नहीं कि पत्तियां नहीं झड़ती। अरे पत्तियां तो झड़ेंगी, सूखी होने के बाद झड़ जाएंगी, लेकिन एक साथ अपनी पत्तियां नहीं झड़ती। पतझड़ का मतलब है जो एक साथ अपनी पत्तियां गिरा देते हैं ना, उनको पतझड़ बोलते हैं। सदाबहार का मतलब है पत्तियां सूखती रहती, झड़ती रहती हैं, लेकिन आपको हमेशा हरा भरा ही दिखेगा, है ना। तो यह एक सदाबहार वृक्ष है। इस वृक्ष की ऊंचाई 20 से 25 फीट तक होती है, बिल्कुल सही बात है। यह एक कठोर लकड़ी का वृक्ष है, बिल्कुल सही बात है ना। और यह पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्र दोनों में समान रूप से उगता है, यह बात सही है ना। तो भाई मैदान कहाँ से आ जाएगा? जब मैं 1500 से 4000 मीटर बोल रहा हूँ तो यहाँ मैदान तो होगा ही नहीं, तो चौथा वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। प्रश्न के हिसाब से 1 2 3 यानी कि ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी हम बुरांस की बात करें तो बुरांस को हिमाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है? हिमाचल प्रदेश में इसको बुरांसो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुरांसो कहा जाता है। ठीक है, वहीं कन्नड़ में इसको क्या कहा जाता है? बिल्ली कहा जाता है। ठीक है, और वहीं अगर नेपाल में बात करें तो नेपाल में इसको क्या कहा जाता है? नेपाल में इसको गुरांस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुरांस कहा जाता है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना, बुरांस जो है वो हिमाचल प्रदेश और नागालैंड का क्या है? राज्य पुष्प है, और नेपाल का क्या है? राष्ट्रीय पुष्प भी है। ठीक, बाकी इसके अलावा फूल खिलने का समय, फूल खिलने का जो समय होता है ये कब होता है? ये होता है आपका फरवरी से, और आपका कब तक? अप्रैल। फरवरी से अप्रैल के बीच में इस पे क्या खिलते हैं? फूल खिलते हैं। और जैसे मई का महीना आ जाएगा तो फिर ज्यादा गर्मियां जो है इसके फूल सह नहीं पाते, तो इसलिए उसके बाद फूल उगना इसमें बंद हो जाते हैं। ठीक, तो फेब से अप्रैल के बीच में इसमें क्या उगते हैं? फूल उगते हैं। इसके अलावा ध्यान रखना कि बुरांस में जो केमिकल मिलता है उसको बोलते हैं मिथेनॉल। क्या बोलते हैं? मिथेनॉल। और जो मिथेनॉल होता है ये जनरली जो है जो डायबिटीज के मरीज होते हैं, ठीक है, उनको क्योर करने में इसका प्रयोग किया जाता है। डायबिटीज के जो मरीज होते हैं उनको क्योर करने में ठीक किया जाता है। ठीक, बाकी जो बुरांस वृक्ष है ये हमारे हिमालयी राज्य के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट वृक्ष है ना। लोग इसका अंधाधुंध कटान न करें, इसीलिए वन संरक्षण अधिनियम, ठीक है, वन संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम 1974 के तहत, वन संरक्षण अधिनियम 1974 के तहत इसको क्या किया गया है? संरक्षित किया गया है। क्या किया गया? इसको संरक्षित किया गया है। ठीक है जी, चलो इतनी बात क्लियर है। तो इतनी बात अगर क्लियर है तो फिर हम बढ़ते हैं आगे, अगले प्रश्न पे आ जाओ। और अगला प्रश्न है, राज्य शासन के कार्यों की प्रक्रिया के सिद्धांत का निर्माण करने वाली प्रमुख शक्ति कौन सी है? तो कौन सी होती है? सचिवालय होती है ना। तो ध्यान रखना, राज्य के शासन के जितने भी कार्य होते हैं, जो भी आपको फैसले दिखते हैं, जो भी योजनाएं आती हैं, है ना,
सरकार जिस तरीके से काम करती है, तो कभी ऐसा मत सोचना है कि वहाँ मुख्यमंत्री काम कर रहा है। अरे मुख्यमंत्री तो केवल क्या देता है, ऑर्डर देता है, आदेश देता है ना, या कैबिनेट जो मिनिस्टर होते हैं वो केवल आदेश देते हैं, है ना, या लास्ट में उनके क्या होंगे, सिग्नेचर होंगे, उनकी मंजूरी देंगे। लेकिन जो पूरा जितना भी कार्य होता है शासन से संबंधित, ये सभी कार्य मूल रूप से कौन सा करता है, सचिवालय करता है। ठीक है, तो इसीलिए सचिवालय को क्या बोलते हैं, शासन की धुरी भी कहा जाता है। और राज्य के समस्त जो भी वरिष्ठ अधिकारी होते हैं वो आपके कहाँ पे होते हैं, सचिवालय। जैसे आपने सचिव, है ना, सचिव, कैबिनेट नहीं, कौन से सचिव होंगे, यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी है, ज्वाइंट सेक्रेटरी है, एडिशनल सेक्रेटरी है ना, कई सारे आपके क्या होते हैं, ऐसे सेक्रेटरी होते हैं। तो जनरली किसी भी विभाग से संबंधित कोई भी चीज बनानी है तो इस सचिवालय से ही बनती है। तो इसलिए आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं। और अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न हमारे पास, राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अंतर्गत किया जाता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत किया जाता है, तो बताओ किस संविधान या किस अनुच्छेद के तहत इसको किया जाता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 243 का आई। ठीक है, अनुच्छेद 243 का आई हो जाएगा। ठीक है, चलो जी, तो देखो आपका वित्त आयोग जो है वो संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 243 फर्स्ट में इसकी क्या की गई है, व्यवस्था की गई है। वहीं अनुच्छेद 243 की हम बात करें तो अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, 243 किससे संबंधित, एच 243 एच, टैक्स से, है ना, कि पंचायतों को टैक्स वसूलने। ठीक है, तो ये आपका पंचायत में टैक्स से संबंधित हो जाएगा। और वहीं अगर जे की बात करें तो जे किससे संबंधित हो जाएगा, तो ये ऑडिट से संबंधित हो जाएगा। पंचायत के जो ऑडिट से संबंधित आपका क्या हो जाएगा, 243 जे हो जाएगा। 243 के की बात करें तो ये आपका राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित हो जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा पंचायतों से संबंधित कुछ और इंपॉर्टेंट हमारे आर्टिकल हैं, है ना, जैसे जब पिछली बार पंचायतों से संबंधित आए थे तो हमने कुछ और आर्टिकल लिखे थे ना इससे, जैसे 243 डी, बताओ 243 डी किससे संबंधित है, हाँ, तो ये पंचायत के आरक्षण से संबंधित है। वहीं ई की बात करें तो ई किससे संबंधित है, पंचायत के कार्यकाल से संबंधित है कार्यकाल। एफ की बात करें तो एफ किससे संबंधित है क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन या डिस्क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, अयोग्यता से संबंधित। ठीक है, अयोग्यता से संबंधित हो जाएगा। एफ, एफ के बाद जी, जी किससे संबंधित है कार्य एवं शक्तियां, कार्य एवं पंचायत के कार्य एवं शक्ति से यह आपका संबंधित हो जाएगा, है ना। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण आपके क्या है आर्टिकल है पंचायत से संबंधित। अगले प्रश्न पे आ जाओ। निम्न में से असत्य युग्म का आपको क्या करना है, चयन करना है। तो असत्य युग्म को आप चयन करिए। चलो जी, बताओ इनमें से असत्य कौन सा होगा, है बताओ कौन सा, इंडो नेपाल अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला। ठीक है, ये इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, बाकी आपकी क्या है सही है। इंडो नेपाल अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ पे आयोजित किया गया, तो ये आपका देहरादून में आयोजित किया गया था। कहाँ पे किया गया था, आयोजित किया गया था। बाकी भारतीय गृह विज्ञान महोत्सव IIT रुड़की। ठीक है, गृह विज्ञान का मतलब गृह विज्ञान होम साइंस मत समझना है, ये तो नहीं समझ रहे, गृह विज्ञान, हाँ गृह विज्ञान वो ग्रह वाला, होम साइंस वाला ये होता है। ठीक है, ये ग्रह कौन सा, प्लेनेटरी वाला, ये प्लेनेटरी वाला ग्रह। तो भारतीय गृह विज्ञान महोत्सव IIT रुड़की, अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव मुनिकी रेती, नेचर फेस्टिवल आपका कहाँ पे, हर्षिल में। ठीक है, तो बी वाला आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अन्नपूर्णा शिखर, अन्नपूर्णा शिखर पर स्थित श्री पूर्णागिरि मंदिर में किस अवसर पर श्री पूर्णागिरि मेला लगता है। तो कौन सा मेला लगता है, तो ये लगता है आपका कब, चैत्र व अश्विन नवरात्र में, है ना, अभी कुछ दिन पहले किया हमने। तो चैत्र और अश्विन नवरात्र में आपका अन्नपूर्णा शिखर पर श्री पूर्णागिरि मंदिर में क्या लगता है,
पूर्णागिरि मेले का आयोजन किया जाता है। वहीं अगर पूर्णागिरि मेले की बात करें तो यह है आपके चंपावत के कहाँ पे लगता है, टनकपुर में। ठीक है, चंपावत के टनकपुर में लगता है। चंपावत के टनकपुर में इस मेले का क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है। ठीक है, बाकी अगर हम चंपावत की बात करें तो चंपावत में हम कई मेले को देख लेते हैं। जैसे चंपावत में आपका कौन सा है सबसे प्रसिद्ध जो मेला है चंपावत का, वो कौन सा है, आषाढ़ी कौथिक मेला। आषाढ़ी कौथिक मेला हो जाएगा, आषाढ़ी कौथिक मेला हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा मेला आपका कौन सा है, लड़ी धुरा मेला। लड़ी धुरा मेला, अच्छा कौन से मंदिर में लगता है लड़ी धुरा मेला, तो ये लगता है पद्मा देवी के मंदिर में। और आषाढ़ी कौथिक मेला किस मंदिर में लगता है, अब बताओ, माँ बारही धाम देवी मंदिर में लगता है ना। इसके अलावा जो और मेले लगते हैं वो कौन कौन से लगते हैं, तो एक लगता है आपका देवी धार का मेला। देवी धार का मेला लगता है, ये भी आपका चंपावत में लगता है, देवी धार का मेला हो जाएगा। देवी धार के बाद आपका कौन सा हो जाएगा, सूर्य षष्ठी मेला। सूर्य षष्ठी मेला, सूर्य षष्ठी मेला। ठीक है, इसके अलावा बाल एड़ी कृष्ण, एड़ी बाल कृष्ण, एड़ी बाल कृष्ण मेला, एड़ी बाल कृष्ण मेला, ये भी आपका कहाँ पे लगता है, ये भी कहाँ लगता है, चंपावत में लगता है। इसके अलावा आपका झूला व कालसीन मेला, झूला मेला। इसके अलावा कालसीन मेला, ये भी कहाँ पे लगता है, चंपावत श्यामला ताल में, है ना। इसके अलावा चैतोला मेला, कौन सा मेला लगता है, चैतोला मेला। और चैतोला मेला भी आपका कहाँ पे लगता है, चंपावत चोमू देवता के मंदिर या दरबार में। ठीक है, तो चैतोला मेला हो जाएगा। इसके अलावा आपका जोड़ मेला, जोड़ मेला कहाँ पे लगता है, तो ये आपका रीठा मीठा साहिब में लगता है ना। इसके अलावा आपका और कोई मेला, गोलजू, गोलजू महोत्सव, तो ये भी आपका चंपावत में लगता है। गोलजू, गोलजू मेला, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, चंपावत में हो जाएगा। तो ये चंपावत में लगने वाले आपके कुछ महत्वपूर्ण मेले हो जाएंगे। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा असुमेलित नहीं है, तो बताओ भाई कौन सा सुमेलित नहीं है। सबसे पहला लिखा है आपका खुदेड़ गीत। और खुदेड़ गीत की बात करें तो खुदेड़ गीत मायके की याद में गाए जाने वाला गीत है। क्या ये बात सही है, क्या खुदेड़ गीत मायके की याद में गाया जाता है, तो बिल्कुल मैंने आपको बताया था, बिल्कुल गाया जाता है। दूसरा है होरी गीत, होली के दिन गाया जाने वाला गीत, क्या ये बात सही है, बिल्कुल सही है। चौमासा गीत प्रिय मिलन की आस में गाया जाने वाला गीत, क्या ये बात सही है, बिल्कुल सही है। चौमासा बरसात के टाइम पे जब चारों ओर अंधकार होता है ना, पानी पानी होता है, तो प्रिय मिलन की आस में यह गीत गाया जाता है। और नेक्स्ट है बिरुदावली। ठीक है, और बिरुदावली की बात करें तो विरुदावली गीत भूटिया जाति द्वारा गाए जाने वाला गीत है। नहीं, ये बात तो गलत हो जाएगी, है ना। बिरुदावली पूरे पहाड़ में सभी जगह गाया जाता है। ठीक है, बिरुदावली गीतों की बात करें तो जब हिंदू कैलेंडर के हिसाब से नववर्ष आता है, अर्थात जब चैत्र संक्रांति आती है, तो हमारे राज्य के जो औजी लोग होते हैं, जो हमारे पारंपरिक वादक होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने यजमानों के यहाँ आते हैं, ढोल के साथ साथ क्या करते हैं, नृत्य और कुछ गीत गाते हैं, है ना, जिसके बदले में यजमान उन्हें कपड़े, है ना, या पैसे वगैरह देते हैं। ठीक, तो जो गीत गाया जाता है इस अवसर पे, तो उनको विरुदावली गीत या इन्हीं को क्या कहा जाता है, कुलाचार गीत भी कहा जाता है, या इन्हीं गीतों को क्या कहा जाता है, चैती पसारा कहा जाता है, चैती पसारा। तो यानी कि अपने यजमानों को नव वर्ष की शुभकामना देने के लिए, है ना, जो गीत गाए जाते हैं उनको क्या बोला जाता है, विरुदावली, कुलाचार या चैती पसारा कहा जाता है। तो ये वाला डी वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, तो बाकी तीन आपके क्या थे, सही थे। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बाकी गीतों की बात करें तो देखिए गीत हमने कई सारे पढ़े हैं। जैसे एक गीत हमने सैना गीत पढ़ा था, है ना, सैना गीत। तो सैना गीत किसके द्वारा, हाँ, जो जौनसारी नवविवाहित महिलाएं होती हैं, जब वो अपनी मायके आती दीपावली के अवसर पे, तो सहेलियों के साथ मिलने का उसको क्या मिलता है, अवसर मिलता है। इसी अवसर पे ये विभिन्न प्रकार के गीतों को गाती है, इसको सैना गीत बोलते हैं। इसके अलावा सैना गीत के अलावा आपके एक गीत होते हैं बासंती गीत। बासंती, बासंती गीत जो होते हैं, जब चैत्र संक्रांति आती है तो राज्य के पहाड़ी अंचल में क्या किया जाता है, बच्चे क्या करते हैं, फूल डालते हैं ना घर घर में जाकर के, तो उस टाइम पे उनके द्वारा जो गीत गाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, बासंती गीत बोलते हैं। ठीक, इसके अलावा
जो और गीत होते हैं उन गीतों को कहा जाता है चौफला। चौफला सुना है? चौफला, चौफला कौन से गीत होते हैं? तो प्रिय मिलन के सुख में जो गीत गाए जाते हैं उनको चौफला गीत या चौफला नृत्य गीत कहा जाता है। बाकी झुमेलो आपने सुनाई है ना। इसके अलावा भगनौल, भगनौल गीत कहाँ गाए जाते हैं? तो भगनौल कुमाऊं क्षेत्र में गाए जाते हैं। ये अनुभूति प्रधान गीत होते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो और कौन से गीत हैं आपके? छोपती, छोपती गीत कहाँ गाए जाते हैं? तो ये आपके रवाई जौनपुर क्षेत्र में गाए जाते हैं। छोपती के अलावा बाजूबंद गीत, तो बाजूबंद गीत भी कहाँ गाए जाते हैं? रवाई जौनपुर क्षेत्र में गाए जाते हैं। इसके अलावा ऐसे छपेली गीत, छपेली गीत आपके कहाँ पे गाए जाते हैं? कुमाऊं में गाए जाते हैं। वहीं चांचरी गीत, चांचरी गीत कहाँ गाए जाते हैं? तो ये आपके गढ़वाल और कुमाऊं का जो मध्यवर्ती इलाका है, बागेश्वर, थराली, देवाल वाला जो इलाका है, यहाँ पे जो है आपके ये गीत गाए जाते हैं। इसके अलावा बाकी लामण गीत भी होते हैं। लामण गीत आपके प्रेम प्रधान गीत होते हैं। न्योली वनों में गाए जाने वाले गीत होते हैं कुमाऊं क्षेत्र में, है ना। तो ये कई सारे गीत हैं। ठीक, चलो अगले प्रश्न पे आ जाओ। मिट्टी से बनाई जाने वाली देवी देवताओं की रंग बिरंगी मूर्तियां क्या कहलाती हैं? तो इनको कहा जाता है डिकारे या डिकारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिकारे या डिकारा कहा जाता है। अगला प्रश्न, भंकोरा, तुरही, अलगोजा, नागफनी, रणसिंगा आदि सुशिर वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है ना। और यह वाद्य यंत्र लकड़ी या धातु से निर्मित होते हैं। इनमें हवा देने या फूक फूक मारने से ध्वनि उत्पन्न होती है। क्या बात सही है? तो पहला कथन भी सही है, दूसरा कथन भी सही है। लेकिन क्या जो कथन ए है ना, ठीक है, क्या उसका कारण आर सही है? बताओ, कारण सही है ना। यहीं पे तो घूमना है बस। बताओ, ये कथन कारण वाला प्रश्न है। बताओ, है क्या कथन ए का जो कारण आर में दिया है, क्या वो अकारण ठीक है? बताओ, है सही है? तो कथन ए सही है, कथन आर भी सही है। क्या कथन आर ए का सही कारण है ना? हाँ बिल्कुल है। देखो, ये भी सही है, ये भी सही है। क्योंकि देखो, ये आपके लकड़ी से बने होते हैं, धातु से बने होते हैं, और इनमें फूक मारा जाता है, इसीलिए तो इनको सुशिरवादी यंत्र के अंतर्गत रखते हैं। तो कारण सही है ना। तो इसलिए कथन ए भी सही है, बी भी सही है, मतलब ए भी सही है, आर भी सही है, और व्याख्या भी बिल्कुल सही हो जाएगी। तो ए और आर दोनों सही है, और आर ए की क्या है? सही व्याख्या है। यानी कि डी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। बाकी सुशिर वाद्य यंत्र के अंदर एक और आता है जिसको हम क्या बोलते हैं? मोछंग बोलते हैं, है ना, मोछंग बोलते हैं। इसके अलावा एक और आता है, कौन सा? मशकबीन। साथ में आप मशकबीन को भी याद रखोगे, है ना। तो मोछंग जो है पशुचारण के समय वनों में बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र है। मशकबीन की बात करें तो जो मशकबीन होता है वो आपका क्या होता है? एक यूरोपियन वाद्य यंत्र होता है ना। चलो, बाकी अलगोजा को ही क्या कहते हैं हम? रामसोर भी कहते हैं, या इसी को जौलिया मुरली भी कहा जाता है, राइट। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, घनानंद अथवा घन्ना भाई अपनी किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध थे? बताओ, घनानंद या घन्ना भाई किससे संबंधित है? विज्ञान, शिक्षा, हास्य कलाकार, ये से कोई नहीं। अब ये प्रश्न मैंने जानबूझ के इसलिए डाला क्योंकि घनानंद, है ना, अभी रिसेंटली कुछ समय पहले इनकी इसी साल फरवरी मार्च में क्या हुई है? डेथ हुई है। तो इसलिए चर्चा का विषय है और पेपर में आने की पूरे चांस है ना। तो ये क्या थे? आपका एक हास्य कलाकार थे। क्या थे आपके? एक हास्य कलाकार थे। कौन? घनानंद भाई हो जाएंगे, है ना। चलो जी, घनानंद भाई की बात करें तो देखो, घनानंद का जन्म 1953 में, ध्यान रखना 1953 में इनका जन्म जो है कहाँ पे होता है? पौड़ी में एक गांव पड़ता है, उस गांव का नाम है गगोड़ी। कौन सी गांव? कौन सा गांव? गगोड़ी गांव। गगोड़ी गांव पौड़ी का कौन सा गांव हो जाएगा? गगोड़ी गांव में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था, है ना। चलो, गांव नहीं भी पूछेगा तो ये भी पूछेगा कि किस जनपद से थे। तो किस जनपद से थे ये? पौड़ी जनपद से थे, ठीक है। फरवरी 2025 में इनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। इसके अलावा कलाकार से संबंधित कुछ और इंपॉर्टेंट नाम है ना। जैसे एक नाम है भैरव दत्त तिवारी। भैरव दत्त तिवारी सुना है नाम?
भैरव दत्त तिवारी। तो भैरव दत्त तिवारी भी एक क्या थे, कलाकार थे। ठीक है, क्या थे, एक कलाकार थे। और कैसे कलाकार थे, एक कुमाऊनी कलाकार थे, कुमाऊनी कलाकार। ठीक है, कौन थे, कुमाऊनी कलाकार थे भैरव दत्त तिवारी। और आपने एक नाटक सुना होगा हारोहित और रसिक रमोला, दूरदर्शन में इन्होंने हारोहित हारोहित व रसिक रमोला नाटक में इन्होंने क्या किया था, प्रदर्शन किया था, हारोहित व रसिक रमोला। ठीक है, नाटकों में इन्होंने दूरदर्शन में क्या किया था, दूरदर्शन में इन्होंने क्या किया, दूरदर्शन चैनल जानते ना, ठीक है, उसमें इन्होंने क्या किया था, अभिनय किया था। इसके अलावा एक और नाम याद रखेंगे जिनकी मृत्यु पिछले ही साल हुई थी, उनका नाम था प्रहलाद मेहरा। उनका नाम क्या है, प्रहलाद मेहरा। और प्रहलाद मेहरा की बात करें तो जो प्रहलाद मेहरा थे, ये क्या थे, इनके बारे में याद रखोगे आप, ये कुमाऊनी लोक गायक थे, कुमाऊनी लोक गायक, कुमाऊनी लोक गायक। ठीक है, कुमाऊनी लोक गायक प्रहलाद मेहरा, पिछले साल ही इनकी मृत्यु हुई है, तो ये भी आप याद रखोगे। इसके अलावा जिनकी मृत्यु हुई है उनमें एक पप्पू कार्की, 2018 में उनकी मृत्यु हुई, तो पप्पू कार्की के भी बारे में याद रखना। पप्पू कार्की जो थे वो जागर गीतों की स्पेशलिस्ट थे, और उनमें हम स्पेशली क्या बोलते हैं, चांचरी प्रकार के जो गीत होते हैं उसके विशेषज्ञ थे, या जागर गीत खूब प्रसिद्ध थे आपके पप्पू कार्की जी भी, है ना। ये कुछ आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, और अगला प्रश्न हमारे पास, उत्तराखंड राज्य में मनाए जाने वाले त्योहारों के संदर्भ में क्या सही नहीं है। सबसे पहले कलाई की बात करें तो कलाई कुमाऊं क्षेत्र में फसल काटने के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला त्योहार है। क्या बात सही है, बिल्कुल सही है। तो फसल काटने के उपलक्ष्य में कलाई त्योहार मनाया जाता है। नुड़ाई की बात करें तो देहरादून के जौनसार बाबर क्षेत्र में श्रावण मास में मनाए जाने वाला त्योहार है, भेड़ चरवाहों के द्वारा यह त्योहार मनाया जाता है ना, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। संवत्सर प्रतिपदा, इस दिन हरेला बोया जाता है एवं पंचांग सुना जाता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन वहीं बात करें बैसी 122 दिनों तक आयोजित होने वाला धार्मिक आयोजन है, तो ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगा, है ना। ये 122 नहीं बल्कि कितना हो जाएगा, केवल 22 दिन हो जाएगा, है ना। तो ध्यान रखना, तो डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बैसी त्योहार की बात करें तो इसमें उत्तराखंड के जो लोग होते हैं वो 22 दिनों तक, जो भी उनका अपना मंदिर प्रांगण होता है, 22 दिनों तक मंदिर में रहते हैं, है ना। और वहाँ पे खूब सारे पूजा पाठ, भजन कीर्तन, है ना, और गीत वगैरह क्या किया जाता है, गाया जाता है। और जो लोग यहाँ पे जनरली मंदिर में जो 22 दिन तक रहते हैं वो भगवान के क्या होते हैं, पशुआ होते हैं, डांगरिया होते हैं, है ना। और इनको मंदिर में क्या करना होता है, सात्विक जीवन बिताना होता है। 22वां दिन जैसे आएगा उस दिन क्या होता है, भंडारे का आयोजन किया जाता है, और 22वें दिन इसका क्या हो जाता है, समापन हो जाता है। ठीक है, ठीक है, चलो जी। तो आपको क्या लिखना है, 22 दिनों तक ये आपके उत्तराखंड में मंदिरों में रहकर मनाया जाने वाला त्योहार है। और स्पेशली इसमें झोड़ा और फाग गीत गाए जाते हैं। क्या गाए जाते हैं, झोड़ा और फाग गीत गाए जाते हैं। स्पेशली इसमें झोड़ा व फाग गीत गाए जाते हैं, झोड़ा व फाग गीत गाए जाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। तिलहरी नामक आभूषण पहना जाता है, तो तिलहरी नामक जो आभूषण है कहां पहना जाता है, गले में पहना जाता है। कहां पहना जाता है, गले में पहना जाता है। अब गले में पहने जाने वाले हमारे पास खूब सारे क्या है, आभूषण है। इन आभूषणों में अगर बात करें तो गले में पहने जाने वाले आभूषण में बताओ कौन कौन से आभूषण है। तो एक हो जाएगा आपका चरियो, कौन सा है, चरियो। एक हो जाएगा आपका चंद्रोली, कौन सा हो जाएगा, चंद्रोली। एक हो जाएगा हमेल, इसी को चवन्नी माला भी कहा जाता है, हमेल हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा गुलबंद, है ना, गुलबंद, जिसको कुमाऊं में कई क्षेत्रों में रामनवमी भी कहा जाता है। बाकी आपका लॉकेट हो जाएगा, है ना, गुलबंद हो जाएगा, लॉकेट हो जाएगा। ठीक, इसके अलावा गले में पहने जाने वाला जो आभूषण है उसको क्या बोलते हैं, झुपिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, झुपिया कहा जाता है। ठीक, तो ये गले में पहने जाने वाले आपके प्रमुख आभूषण है। ठीक, वहीं अगर नाक में बात करें तो नाक में पहने जाने वाले आभूषण कौन से, सबसे पहले आपका नथ हो जाएगा या नथुली, है ना, कहीं कहीं इसको बेसर भी कहा जाता है।
इसके अलावा नाक में पहने जाने वाले आभूषण बताओ। फुली, फुली सुना है, सुना ही होगा। लौंग, लौंग सुना है, हाँ, एक खाने वाली भी होती है और एक पहनने वाली भी होती है ना, लौंग हो जाएगा। नथ, फुली, लौंग। इसके अलावा जोहारी जनजाति जो पहनती है उसको क्या बोलते हैं? बिड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको बिड़ कहा जाता है। ठीक है। वहीं अगर कान में बात करें तो कान में पहने जाने वाले जो आभूषण होते हैं, इन आभूषणों में कौन कौन से हैं? तो एक है आपका झुपझुपी। कौन सा है? झुपझुपी है। इसके अलावा तुग्यल हो जाएगा, ठीक है, गोरख हो जाएगा, ठीक है, जलकंछव है। कौन सा हो जाएगा? जलकंछव हो जाएगा। झुपझुपी, तुग्यल, गोरख, जलकंछव, जलकंछव। ठीक, तो ये आपके और भी है कोई बताओ? इसके अलावा मुरखली, मुरखली, ठीक है, मुर्की, मुर्की। इसके अलावा उतरौले, उतरौले। तो ये आपके कान में पहने जाने वाले प्रमुख आभूषण है। और माथे या सिर पे पहने जाने वाले आभूषण में आपका शीश फूल हो जाएगा, ठीक है, बांदी हो जाएगा, ठीक है, बाकी बिंदी तो है ही, है ना, ठीक है, बांदी हो गया। तो ये आपके माथे पे पहने जाने वाले आपके प्रमुख आभूषण हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आ जाओ। और नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। चलो जी बताओ, सुमेलित कौन सा नहीं है इसमें? 35वां प्रश्न, 35। ठीक है, चलो जी। तो देखो, गीता का गढ़वाली अनुवाद हरिकृष्ण रतोड़ी, तो पहला वाला ही यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। बाकी मेघदूत का गढ़वाली रूपांतरण किसने किया? आचार्य धर्मानंद, बिल्कुल सही बात है। गढ़वाली लोकगीत एक सांस्कृतिक अध्ययन किसका है? डॉक्टर गोविंद चातक, बिल्कुल सही है। गढ़वाली भाषा की शब्द संपदा रमाकांत बेंजवाल, बिल्कुल सही बात है। तो बाकी 3 मिलान है, तो ए वाला आपका क्या है? गलत हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से विकास पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो बताओ भाई, विकास पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? विकास पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? हाँ, नारायण दत्त तिवारी। नारायण दत्त तिवारी की बात करें तो ये उत्तराखंड के, है ना, उत्तराखंड के पहली निर्वाचित क्या थे? हमारे सीएम थे। उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित सीएम, प्रथम निर्वाचित सीएम, उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित सीएम हो जाएंगे। उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित सीएम कौन थे? नारायण दत्त तिवारी जी हो जाएंगे। ठीक, इसके अलावा नारायण दत्त तिवारी की बात करें तो नारायण दत्त तिवारी इससे पहले जो है 1976 में सबसे पहले ये यूपी के क्या बने थे? सीएम बने थे। यूपी के क्या बने थे? सीएम बने थे। और यूपी में ध्यान रखना है 3 बार सीएम बने। कितनी बार? 3 बार। उत्तर प्रदेश के 3 बार सीएम रह चुके। कौन? नारायण दत्त तिवारी की बात करें, है ना। हालांकि अब इनकी क्या हो चुकी है? डेथ हो चुकी है। इसके अलावा बात करें तो ये भारत सरकार में, ठीक है, भारत सरकार में क्या क्या रहे? विदेश, क्या क्या मंत्री रहे हैं? विदेश मंत्री भी रहे हैं भाई, बहुत बड़ी पोस्ट होती है विदेश मंत्री, ठीक है, व्यापार व वाणिज्य, ठीक है, वाणिज्य मंत्री भी रहे, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी इंद्रमणि बडौनी की बात करें तो इंद्रमणि बडौनी जी का जन्म जो है 1924 में कहां पे हुआ? नैनीताल में हुआ। कहां पे हुआ? 1924, 24 दिसंबर, 24 दिसंबर 1924 को इनका जन्म कहां पे होता है? नैनीताल में होता है। और इनका जो जन्म दिवस है, तो ध्यान रखना, इसको लोक संस्कृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। लोक संस्कृति दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। बाकी इंद्रमणि बडौनी में पहले बता चुका आपको, ये क्या थे? राज्य आंदोलनकारी सेनानी भी थे, ठीक है। तो हेस्को की स्थापना कब हुई? 1979 में हुई थी, है ना। और किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई? तो हेस्को की स्थापना जो है ये की गई थी अनिल प्रकाश जोशी के द्वारा। अनिल प्रकाश जोशी, अनिल प्रकाश जोशी के द्वारा हेस्को की स्थापना की गई। और अनिल प्रकाश जोशी कौन है? तो ये क्या है? उत्तराखंड के बहुत बड़े पर्यावरणविद है, ठीक है। कौन है? पर्यावरणविद। पर्यावरणविद में आपने कई नाम सुने होंगे, सुंदरलाल बहुगुणा है ना, चंडी प्रसाद भट्ट है, अनिल प्रकाश जोशी जी हो जाएंगे, है ना, बाली देवी, गौरा देवी, सभी लोग
इसी के अंतर्गत, इसी श्रेणी के अंतर्गत आ जाएगी। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सुमेलित कीजिए। चलो जी, चलो भाई, तो सुमेलित कीजिए इसको। सबसे पहले बात करें मोहन खाल, तो मोहन खाल किधर पड़ता है आपका? चमोली में। वैसे मोहन खाल आपका रुद्रप्रयाग में पड़ता है। तो रोड के एक तरफ आपका चमोली है, रोड के दूसरी तरफ आपका क्या है? रुद्रप्रयाग है ना। तो मोहन खाल ऐसा मान के चलो चमोली में भी आता है, रुद्रप्रयाग में भी आता है। ठीक, तो मोहन खाल में तांबे के भंडार है, तो ये बात बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। उसके अलावा अगर बात करें तो काला ढूंगी नैनीताल में, काला ढूंगी नैनीताल में किसके? लोहे की खदानें, बिल्कुल सही बात है। नीट गांव व सोत नाला देहरादून में जो ये 2 स्थान है, यहां से जो चीज प्राप्त हुई है क्या हुई है? खड़िया। और वहीं चमोली के पीपल कोटी में उच्च क्वालिटी का है ना चूना पत्थर, जिसको डोलोमाइट भी कहा जाता है ना, तो ये कहां से मिला है? पीपल कोटी से मिला है। तो इसके हिसाब से देखिए 1 2 4 3, तो बी वाला ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में मौन पालन के लिए प्रसिद्ध झील कौन सी है? तो मौन पालन के लिए प्रसिद्ध झील बताओ भाई आप, कौन सी है? तो ये है आपकी कौन सी? श्यामला ताल, जो कि कहां पर है? चंपावत में है। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, है ना, श्यामला ताल हो जाएगा। ठीक, और श्यामला ताल कहां पर है? आपका चंपावत में है। श्यामला ताल में कई सारे आपकी और चीज, जैसे झूला मेला कहां पे लगता है? कहां लगता है झूला मेला? भूल गए? कालसिन मेला, झूला मेला श्यामला ताल में लगता है ना। चलो जी, बाकी महासर ताल का है? टेरी गढ़वाल में। नैनीताल आपका नैनीताल में हो जाएगा, और बैजनाथ झील कहाँ हो जाएगा? बागेश्वर में हो जाएगा। एक प्रकार की कैसी झील है? कृत्रिम झील है आपकी। ठीक, अगला प्रश्न, अब देखो यहाँ पे नीति से संबंधित प्रश्न आ रखा है, और सबसे पहले बात करें एरोमा पार्क नीति, और अरोमा पार्क नीति की बात करें तो ये कब आती है? 2018 में। ठीक है, 2018 में। अब देखते हैं 2018 ये वाला होता है, ये वाला जो भी होगा, है ना। उत्तराखंड जल नीति, और उत्तराखंड जल नीति आती है 2019 में। वन स्टेट वन रॉयल्टी नीति, ये 2023 में। और वहीं राज्य की पिरूल नीति की बात करें तो ये आपके 2018 में हो जाएगा। तो कहीं आपका ये वाला मैच कर रहा है, उत्तराखंड जल नीति 4, बी का 4 और बी का 4 और सी का 1, बी का 4 और सी का 1, देखो बी वाला ऑप्शन सही है ना। ठीक है, तो देखो बी का 4 और सी का 1 सही मैच हुआ, और बाकी ए का 2 और आपका डी का 3 हो जाएगा। ठीक, तो बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये अलग अलग प्रकार की क्या है? नीतियां है। अगला प्रश्न, राज्य का एकमात्र जय मंडल आरक्षित क्षेत्र नंदा देवी आरक्षित क्षेत्र फैला है, तो कहां पे फैला है? बताओ कहां पे फैला है? नंदा देवी जो आरक्षित क्षेत्र है, ये आपका देखो बागेश्वर, चमोली और पिथौरागढ़ 3 जनपदों में फैला है, और लगभग कितना फैला है? 5860 वर्ग किलोमीटर के अराउंड फैला हुआ है। इसी के अंदर जो है नंदा देवी क्या आता है? राष्ट्रीय पार्क भी आता है, जिसको यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया गया है। ठीक है, चलो जी, इतनी बात क्लियर है। तो यानी कि 2 3 4 2 3 4 है कहीं? बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बाकी हमारे राज्य में 6 नेशनल पार्क है। 6 नेशनल पार्क में जो आपका नेशनल पार्क है, सबसे पहले कौन सा है? 1936 में जिसकी स्थापना हुई, कौन सी? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पे है? नैनीताल पौड़ी में। उसके बाद अगला नेशनल पार्क 1982 में कौन सा हो जाएगा? नंदा देवी। और दूसरा कौन सा है? वैली ऑफ फ्लावर, फूलों की घाटी। उसके बाद 1983 में कौन सा? 1983 में कौन सा नेशनल पार्क? तो ये बना आपका राजाजी नेशनल पार्क। ठीक है, उसके अलावा 1990 में 1900 गंगोत्री वाला कब बना? 87 में गंगोत्री वाला नेशनल पार्क 87 में या 90 में बना, बताओ। और उसके बाद कौन सा वाला है? गोविंद राष्ट्रीय पार्क। कौन सा? गोविंद राष्ट्रीय पार्क।
तो गंगोत्री वाला कब बना? 1989। ठीक है, 1989 में गंगोत्री हो जाएगा। और 1990 या 1991 में कौन सा हो जाएगा आपका? हाँ देखो, 1989 में आपका गंगोत्री नेशनल पार्क हो जाएगा, जो कि कहाँ पर है? उत्तरकाशी में है। और वहीं 1990 या 91 अगर कोई कुछ भी आ जाए तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? गोविंद राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, है ना। बाकी फूलों की घाटी जो है, ये दो जो नेशनल पार्क है इनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है ना। वैली ऑफ फ्लावर को कब किया गया? 2004 में किया गया। और वहीं नंदा देवी को 1988 ईस्वी में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है 2005 में। ठीक है, वैली ऑफ फ्लावर को कब किया गया? 2005 में किया गया, 4 नहीं 2000, हाँ 14 जुलाई 2005 में इसको क्या किया गया? राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया। ठीक है, हाँ। और बाकी नंदा देवी ठीक है ना, 1988। चलो अगले प्रश्न में आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य का पहला बर्ड म्यूजियम विकसित किया गया है। तो राज्य का पहला बर्ड म्यूजियम कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया गया आपका कहाँ? सोनी बिनसर में। ठीक है, तो सोनी बिनसर में राज्य का पहला बर्ड म्यूजियम बनाया गया है। तो राज्य का पहला बर्ड म्यूजियम आपका सोनी बिनसर में बनाया जाता है। ठीक है, सोनी बिनसर में बनाया जाता है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, चमोली में झपटो छीनो आंदोलन कब हुआ था? तो चमोली में झपटो छीनो आंदोलन आपका कब हुआ था? कब हुआ था? तो ये हुआ आपका 21 जून 1998 में। ठीक है, छीनो झपटो आंदोलन, है ना। तो जो इस गांव के आसपास के जो लोग थे, इनके द्वारा नंदा देवी जो आपका क्या था? नंदा देवी जो जय मंडल आरक्षित क्षेत्र है या नंदा देवी जो राष्ट्रीय पार्क है, वहां पे ग्रामीणों ने अपने परंपरागत हक के लिए, अब क्योंकि सरकार वैसे तो मान नहीं रही थी, तो उन्होंने सोचा एक काम करते भाई, अब सीधे है ना पार्क के अंदर घुस जाते हैं। तो 21 जून 1998 में आपका यह आंदोलन चला था। अगला प्रश्न, आपदा प्रबंधन के लिए बनी हिल सेफ्टी कमेटी का गठन कब किया गया? तो आपदा प्रबंधन के लिए बनी हिल सेफ्टी जो कमेटी है, इसका गठन कब किया जाता है? 1867 ईस्वी में, 45। ठीक है, 45 का सी। ठीक है, 1867 ईस्वी में हो जाएगा। ठीक, हिल साइड सेफ्टी कमेटी आपको पता है, ठीक इसी से पहले जो है नैनीताल में क्या आया था? भूस्खलन हुआ था 1867 में ही, जब रेमजे का समय था। तो 1867 में ही नैनीताल में क्या हुआ था? भयंकर भूस्खलन हुआ था। अब इसी भूस्खलन के कारणों का पता करने के लिए, ताकि भविष्य में लोग सचेत रहे, भूस्खलन क्यों हो रहे, इस तरीके की आपदा क्यों आ रही है, तो रेमजे के द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया और उस कमेटी का नाम था हिल साइड सेफ्टी कमेटी। इसकी स्थापना कब की गई? 1867 में की गई है। ठीक, अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो आप जरा इनको सुमेलित कीजिएगा। सबसे पहले कुंवारी गांव भूस्खलन, कुंवारी गांव भूस्खलन की बात करें तो कुंवारी गांव भूस्खलन कब होता है? तो ये होता है आपका 13 जून 2013 में होता है। कुंवारी गांव में भूस्खलन कब हुआ? 13 जून 2013 में। उसके अलावा मालपा भूस्खलन की बात करें तो 18 अगस्त 1998 में मालपा भूस्खलन होता है। उसके अलावा विरही गंगा भूस्खलन ये कहाँ होता है? 6 सितंबर 1893 में होता है। और उत्तर काशी के ज्ञानसू में जो भूस्खलन होता है वो 23 जून 1980 को होता है ना। मिलान करके देखें तो मिलान करने पे हमें बी वाला ऑप्शन सही मिल जाता है ना। मालपा भूस्खलन के बारे में आप जानते हैं, पिथौरागढ़ में हुआ था, है ना। और इसी भूस्खलन में ऑपरेशन एंजल चलाया गया था, ठीक है, राहत और बचाव कार्य के लिए। विरही गंगा भूस्खलन 6 सितंबर 1893 में विरही गंगा में क्या गिरा था? पहाड़ गिरने से वहां पे झील का निर्माण हो गया था, है ना। और उसके बाद आपका जो है उत्तरकाशी का ज्ञानसी भूस्खलन ये आपका 1980 में हो जाएगा। तो बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे एक भूस्खलन हुआ था उखीमठ भूस्खलन रुद्रप्रयाग में, ठीक है। उखीमठ भूस्खलन कहाँ हुआ था? रुद्रप्रयाग में हुआ था। बाकी केदारनाथ बाढ़ आपको पता ही है कब हुई थी? 16-17 जून 2013 में हुई थी, 16-17 जून 2013 में, ठीक है। अगले प्रश्न, पीएम सूर्य घर
मुफ्त बिजली योजना के तहत कितनी यूनिट मुफ्त बिजली देने का प्रावधान है? तो कितनी यूनिट है? तो ये है आपका 300 यूनिट। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आपको बिजली फ्री में ही मिलेगी, है ना। अब यहाँ पे सरकार का ऐसा प्रोग्राम है, भारत सरकार का, कि आप लोग अपने घर पे क्या लगाओ, सोलर प्लांट लगाओ, है ना। अब उस सोलर प्लांट से जो बिजली पैदा होगी, है ना, अब वो 200 यूनिट हो, 300 यूनिट हो, 400 यूनिट हो, जितनी भी हो, है ना, तो वो बिजली क्या होगी, आपकी होगी, फ्री में होगी ना। तो देखो यहाँ पे सरकार बिल्कुल ऐसे भी नहीं आपको सीधे ऐसे दे रही, ऐसे भी नहीं दे रही। कुछ करो, सोलर पावर प्लांट लगाओ, उससे जो बिजली होगी फिर आपको बिजली का बिल देना नहीं पड़ेगा, है ना। जो बिजली पैदा होगी वो आपकी होगी। अब सरकार यहाँ पे वो सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए क्या देती है, सब्सिडी देती है ना, पैसे देती है। अगर मान लो सोलर प्लांट में अगर मान लो 1 लाख या 2 लाख का खर्चा आना है, तो 1 लाख सरकार दे देगी उसमें से, ठीक है। तो यह पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ये 2024 में आई। कब आई? 2024 के अराउंड, ठीक है। एक बार चेक कर लेना फिर भी इसको। तो 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का क्या है यहाँ पे प्रावधान है। हाल ही में चर्चाओं में रही शंभू नदी किसकी सहायक नदी है? शंभू नदी किसकी सहायक नदी है? तो शंभू नदी है पिंडर की सहायक नदी। शंभू किसकी सहायक नदी है? पिंडर की सहायक नदी है। वही पिंडर की और सहायक नदियों में बात करें तो कौन सी है? एक नदी है आटागाड़, सुना है आपने? आटागाड़, कौन सी है? आटागाड़। कहां से निकलती है आटागाड़? दूधातोली पर्वत श्रृंखला से निकलती है आटागाड़, ठीक। तो पिंडर की एक इंपॉर्टेंट सहायक नदी आटागाड़ भी है। वहीं अलकनंदा की बात करें तो अलकनंदा की तो बहुत सारी सहायक नदियां हैं, है ना। आपकी कौन सी? सरस्वती नदी, ऋषि गंगा, धौली गंगा, पिंडर नदी हो गया, नंदाकिनी हो गया, मंदाकिनी हो गया, ठीक है, भगीरथी हो गया, है ना। बहुत सारी नदियां हैं आपकी अलकनंदा की, ठीक। बाकी सरयू, सरयू की महत्वपूर्ण जो सहायक नदी है उसका नाम क्या है? उसका नाम है पूर्वी रामगंगा, पूर्वी रामगंगा। और सरयू किसकी सहायक नदी है? तो ये काली की सहायक नदी हो जाएगी, है ना। काली की कई सारी सहायक नदी है, जैसे कुठियांगटी हो जाएगा आपका, पश्चिमी पूर्वी धौली गंगा, पश्चिमी नहीं पूर्वी धौली गंगा हो जाएगा। इसके अलावा सरयू हो जाएगा, ठीक है। तो कई सारी नदियां इसकी क्या है? सहायक नदी है। गोरी गंगा हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाओ। बिसुड़ी ताल किस जनपद में है? तो बिसुड़ी जो ताल है वो किस जनपद में है? तो यह है आपके रुद्रप्रयाग जनपद में बिसुड़ी ताल स्थित है। कौन सा है? बिसुड़ी ताल स्थित है, ठीक। चलो अब देखो रुद्रप्रयाग में और तालों की बात करें तो कौन कौन से ताल हैं? देवरिया ताल, देवरिया ताल हो जाएगा। इसके अलावा कौन सा ताल है? बधानी ताल। तो ये आपके फेमस ताल हो जाएंगे रुद्रप्रयाग में। नैनीताल में तो कई सारे ताल आप सुना ही आपने, नैनीताल में जैसे कौन कौन से? खुरपा ताल है, भीम ताल है, नौकुचिया ताल है ना, कई सारे ताल हैं। ऐसे चंपावत में आपका श्यामला ताल है। अगला प्रश्न आ जाओ नेक्स्ट। पिथौरागढ़ एवं बागेश्वर के मध्य कौन सा है? तो बताओ कौन सा है? पिथौरागढ़ एवं बागेश्वर के बीच में है ट्रेल पास, ठीक है, ट्रेल पास हो जाएगा। श्रृंगकंठ की बात करें तो श्रृंगकंठ कहाँ है आपका? तो श्रृंगकंठ है आपका हिमाचल प्रदेश एंड उत्तरकाशी के बीच में हो जाएगा। लास्पा धुरा, लास्पा की बात करें तो लास्पा कहाँ है? तो यह है पिथौरागढ़ एवं चंपावत के बीच में है, ठीक है, पिथौरागढ़ और चंपावत। और लातू धुरा की बात करें चमोली और पिथौरागढ़ हो जाएगा, चमोली और पिथौरागढ़ हो जाएगा, ठीक। चलो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जनपद कौन सा है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जनपद आपका कौन सा हो जाएगा? अल्मोड़ा हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा आपका? अल्मोड़ा हो जाएगा। चलो जी, बजहर त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? बजहर त्योहार किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो बजहर त्योहार जो है थारू जनजाति के द्वारा मनाया जाता है ना। थारू जनजाति के बारे में आजकल हमने और चीज भी देखी थी, जैसे कौन सी? 3 टिकटी प्रथा। किसमें? थारुओं में है 3 टिकटी प्रथा, ठीक है। इसके अलावा थारुओं की बात करें तो थारुओं में होली भी खेली जाती है। कौन सी होली है? कौन सी होली खेली जाती है? उजली होली और मरी होली, है ना, उजली होली या जिंदी होली और मरी होली। इसके अलावा थारुओं में और क्या होते हैं? दीपावली को कौन सा पर्व? शोक पर्व के रूप में क्या किया जाता है?
मनाया जाता है ना। तो ये थारुओं के बारे में इंपॉर्टेंट बात है। बाकी थारू लोग कहाँ कहाँ बसते हैं? थारू लोगों का मुख्य निवास स्थान पिछली क्लास में क्या था हमने? थारू लोगों का मुख्य स्थान सितारगंज, किच्छा, खटीमा, है ना। ये थारुओं का ही मुख्य स्थान हो जाएगा। लदिया एवं राटिया नदी के संगम पे बताओ क्या है? लदिया एवं राटिया नदी के संगम पे कौन सा? मीठा रीठा साहिब हो जाएगा, है ना। तो मीठा रीठा साहिब जो है वो लदिया एवं राटिया नदी के संगम पर है, ठीक है। बाकी इसके अलावा बात करें तो नानक मत्ता साहिब कहाँ है? नानक मत्ता, नानक मत्ता कहाँ है? कहाँ है? तो ये उधम सिंह नगर में हो जाएगा, है ना। हेमकुंड साहिब कहाँ हो जाएगा? चमोली में हो जाएगा। और पोंटा साहिब कहाँ हो जाएगा? तो जब आप देहरादून से आगे जाते हैं ना, तो ये आपका उधर आपका विकास नगर से आगे जाओगे तो पोंटा साहिब पड़ जाएगा आपका। निम्न में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? तो बताओ जरा कौन सा कथन इनमें से सुमेलित नहीं है। सबसे पहले पंडित नैन सिंह रावत माउंटेनरी प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? मुंशियारी में है कि नहीं है? मुंशियारी में, ठीक। इसके अलावा बात करें तो जसवंत सिंह रावत स्टेडियम, जिसको रांसी स्टेडियम भी कहा जाता है, क्या ये पौड़ी में है? तो बिल्कुल पौड़ी में, पौड़ी का ये क्या है? सबसे महत्वपूर्ण है। उसके अलावा अगला है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम क्या रायपुर देहरादून में है? नहीं है जी, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ये कहाँ है? हाँ, ये है आपका हल्द्वानी में हो जाएगा। ये कहाँ है? हल्द्वानी में। और वहीं अगर बात करें राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, ये क्या रायपुर में है? तो ये बिल्कुल रायपुर में है। तो सी वाला आंसर यहाँ पे क्या था आपका? गलत था, ठीक है, गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न, बेल लिपि के क्षेत्र में कुंवर सिंह नेगी जी को कब पद्म भूषण अवार्ड दिया गया? तो ब्रेल लिपि के क्षेत्र में कुंवर सिंह को जो है कब दिया गया? तो ये दिया गया कब? 1990 में दिया गया। कब दिया गया? 1990 में दिया गया, ठीक है, 1990 में दिया गया। तो ब्रेल लिपि के क्षेत्र में कुंवर सिंह नेगी को 1990 में क्या दिया जाता है? पद्म श्री अवार्ड, नहीं, पद्म भूषण अवार्ड दिया जाता है। अगला प्रश्न आ जाओ, अमोद भूति की कौन सी मुद्राएं पश्चिम में व्यास अलकनंदा तक एवं दक्षिण में सुनेत बेहत तक प्राप्त हुई हैं? तो कौन सी हुई है बताओ? तो देखो, एक तो अमोद भूति की जो मुद्राएं हैं वो रजत मुद्रा भी है और ताम्र मुद्रा भी है। तो आपका ए और बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। पहले तो ये बताओ आपका कि अमोद भूति प्रकार के जो सिक्के हैं किस वंश से संबंधित है? कौन सा वंश है? बताओ। अच्छा, यही भूल गए, इतनी बार बता दी। हाँ, जोर से बोलो। कुड़िंद, है ना, कुड़िंद वंश। कुड़िंद वंश से संबंधित ये मुद्राएं हैं। और जो अमोद भूति था वो कुड़िंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता है, ठीक है। कुड़िंद शासकों की जो जानकारी मिलती है वो कुड़िंद सिक्कों से मिलती है। और इन सिक्कों की, है ना, जो कैरेक्टरिस्टिक है उसके हिसाब से कुड़िंदों के सिक्कों को 3 भागों में बांटा जाता है। ये 3 प्रकार के सिक्के होते हैं। कौन कौन से? अल्मोड़ा प्रकार के, छत्रेश्वर प्रकार के और अमोद भूति प्रकार के सिक्के, ये बताया था आपको। और कुड़िंदों के कॉइन से संबंधित एक किताब लिखी है एमपी जोशी ने, उस किताब का नाम है, हाँ, उस किताब का नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ कुड़िंद कॉइन्स। कुड़िंद कॉइन्स, मोर्फोलॉजी ऑफ कुड़िंद कॉइन्स, इस किताब के लेखक है कौन? एमपी जोशी जी। कौन है? एमपी जोशी जी, राइट। चलो जी, अगले प्रश्न पे आ जाओ। रामायण कालीन बाणासुर की राजधानी अवस्थित थी, तो कहां थी? हाँ, कहां थी? तो रामायण कालीन बाणासुर की राजधानी जो है ज्योतिषपुर में थी। वहीं कार्तिकेयपुर बात करें, जिसको हम वर्तमान जोशीमठ कहते हैं, उसी जोशीमठ जो हुआ करती थी वो कार्तिकेयपुर वंश के राजाओं की राजधानी हुआ करती थी, है ना। कार्तिकेयपुर को ही हम कत्यूरी भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि इसी कार्तिकेयपुर वंश की एक शाखा बाद में कहाँ शिफ्ट हो गई थी? कुमाऊं में शिफ्ट हो गई थी, जिसको हम कत्यूरी वंश कहते हैं, राइट। चलिए जी, अगला प्रश्न आ जाओ। नीचे दिए गए स्थानों में से पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी कहाँ थी? तो पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी थी कहाँ? श्रीनगर, ठीक है। कहाँ पे थी? श्रीनगर।
तो डी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, कुंती पुत्र अर्जुन के साथ किरातों का युद्ध किस स्थान पे हुआ। तो कुंती पुत्र अर्जुन का किरातों के साथ किस स्थान पे युद्ध होता है, तो ये युद्ध हुआ था कहां पे, बिल्लव केदार में। ये युद्ध हुआ कहां पे हुआ, बिल्लव केदार में यह युद्ध होता है। ठीक है, चलो जी, तो इसलिए बिल्लव केदार का अपने आप में क्या है, एक पौराणिक मान्यता है, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। देवप्रयाग आपको पता ही है, दो नदियों का संगम, भगीरथी और अलकनंदा का। केदारनाथ भगवान शिव, ठीक है, का मंदिर है। अगला प्रश्न, किस स्थान से प्राप्त बर्तन पाकिस्तान की स्वात घाटी के समान थे। तो कौन सा था ये, बताओ कौन सा है, मलारी गांव हो जाएगा, है ना। तो मलारी घाटी में जो बर्तन प्राप्त हुए हैं, उन बर्तनों की जो तुलना की गई है वो पाकिस्तान की स्वात घाटी में मिलने वाली बर्तनों से की गई है। ठीक है, तो ये प्रश्न भी क्या है आपका, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये आपका कौन सा प्रैक्टिस सेट था, ये सेट नंबर 66। तो 66 का सॉल्यूशन था। तो कैसे नंबर बन रहे हैं आपके, ठीक ठाक बन रहे हैं नंबर, हाँ जी, कितने बने हैं, 26, बहुत बढ़िया। इधर 25, ठीक है, मतलब है ना, आसपास ही जा रहे हैं, अच्छी बात है। बाकी मेहनत करो, प्रश्नों को लगाते रहो, रिवीजन करते रहो, और द डे विल कम, है ना, जब आपका स्कोर 35 भी क्रॉस हो जाएगा, है ना। और जिस दिन आप 34, 35, 36 ऐसे पहुंच गए ना, तो उस दिन आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन लेवल की। ठीक है, चलो जी, बाकी ऑनलाइन में जितने भी लोग हैं वो भी अच्छे से पढ़ते रहो भाई। ठीक, चलो बाकी मिलते हैं अगले पेपर में। थैंक यू।